नमस्कार, स्वागत है आपका जी बिजनेस में। मैं हूं दीपक डोभाल और वक्त हो चला है बुलेटिन का। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे देश और दुनिया की तमाम खबरें जो आपसे छूट गई हैं, और इसमें शामिल होंगे राजनीति से जुड़े अपडेट्स, कोरोना से जुड़े अपडेट्स, बात होगी बाजार और कारोबार की भी, और साथ ही साथ बताएंगे दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। तो आइए शुरू करते हैं 40 खबरों का पावर पैक बुलेटिन, बुलेटिन। कांग्रेस में नेतृत्व परिवर्तन पर जारी घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। पार्टी के नेता अब खुलकर बोलने लगे हैं। कांग्रेस नेता अनिल शास्त्री ने कहा है कि कांग्रेस पार्टी के नेतृत्व में कुछ चीजों की कमी है। सबसे महत्वपूर्ण यह है कि बैठकें पार्टी के नेताओं के बीच नहीं होती हैं। उन्होंने कहा कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी जैसे सीनियर नेता पार्टी नेताओं से मिलना शुरू कर दें तो 50% समस्या खत्म हो जाएगी। इस बीच कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने महंगाई के मुद्दे पर मोदी सरकार को घेरा है। राहुल गांधी ने ट्वीट कर लिखा है कि महंगा पेट्रोल और बढ़ते दाम, जनता को लूटे सरकार खुलेआम। राहुल की ओर से लगातार दाम बढ़ोतरी के मसले पर सरकार को घेरा जा रहा है। वहीं इससे पहले कांग्रेस की ओर से बीते दिनों रोजगार के मसले पर ऑनलाइन कैंपेन भी चलाया गया था। नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी यानी एनआईए ने 2019 के पुलवामा आतंकी हमले में चार्जशीट दाखिल कर दी है। 13,500 पेज की चार्जशीट में आतंकी संगठन जैश ए मोहम्मद चीफ मसूद अजहर समेत 19 लोगों को आरोपी बनाया गया है। चार्जशीट में मसूद के रिश्तेदार अम्मर अलवी और अब्दुल रऊफ असगर के अलावा मारे गए आतंकी मोहम्मद उमर फारूक, सुसाइड बॉम्बर आदिल अहमद डार के साथ पाकिस्तान से ऑपरेट करने वाले आतंकी कमांडर्स के नाम भी शामिल हैं। चीन की किसी भी तरह की चालाकी से निपटने के लिए भारतीय सेनाएं पूरी तरह से तैयार हैं। ईस्टर्न लद्दाख बॉर्डर पर जारी तनाव के बीच भारत ने अपने जवानों को इग्ला मिसाइल के साथ तैनात किया है। ये मिसाइल ऐसे वक्त में काम आती हैं अगर दुश्मन किसी भी तरह से हमारे एयर स्पेस में घुसने की कोशिश करता है तो उसे नाकाम किया जा सके। इग्ला मिसाइल के जरिए कोई भी जवान कंधे से ही वार कर सकता है, जो कि हेलीकॉप्टर और फाइटर हेलीकॉप्टर्स को ढेर भी कर सकती हैं। वरिष्ठ वकील प्रशांत भूषण की अवमानना मामले पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। कोर्ट ने कहा है कि भूषण को अभिव्यक्ति की आजादी है, लेकिन वे अवमानना पर माफी नहीं मांगना चाहते। व्यक्ति को गलती का एहसास होना चाहिए। हमने उन्हें समय दिया, लेकिन उनका कहना है कि वे माफी नहीं मांगेंगे। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब आप किसी को चोट पहुंचाते हैं तो माफी क्यों नहीं मांग सकते। केंद्र सरकार अगले महीने से अनलॉक 4 लागू करने जा रही है। इसके लिए विस्तृत गाइडलाइंस जल्द आ सकती हैं। सूत्रों की माने तो सरकार 1 सितंबर से कई गतिविधियों पर से प्रतिबंध हटाने का ऐलान कर सकती है। सितंबर के पहले हफ्ते से लोकल ट्रेनों और मेट्रो ट्रेन सरकार विचार कर रही है। इसी तरह सख्त शर्तों के साथ अगर सरकार ऑडिटोरियम और हॉल्स को भी खोलने की अनुमति दे सकती है। देश में कोरोना मरीजों की संख्या 31,71,000 के पार हो गई है। एक्टिव केसेस 7,06,000 से ज्यादा है, तो स्वस्थ हुए मरीजों की संख्या 24,05,000 के करीब है। आंकड़ों के मुताबिक ठीक हुए लोगों की संख्या एक्टिव केस से 3.5 गुना ज्यादा है। वहीं रिकवरी रेट 75% से ज्यादा हो गया है। सोमवार को 60,975 केस सामने आए और 848 लोगों ने दम तोड़ दिया। महाराष्ट्र में सोमवार को कोरोना के कुल 11,015 नए केसेस सामने आए। अभी तक राज्य में कोरोना के कुल 5,02,000 से ज्यादा मरीज ठीक भी हो चुके हैं। सोमवार को 212 मरीजों की मौत हो गई। इस तरह महाराष्ट्र में कोरोना के कुल मरीजों की संख्या 6,93,000 के पार हो चुकी है। स्वास्थ्य विभाग के मुताबिक फिलहाल 1,68,000 मरीजों का इलाज चल रहा है। राहत की बात यह है कि मुंबई के केसेस में गिरावट देखी जा रही है। धारावी झुग्गी बस्ती में भी सोमवार को सिर्फ 2 मामले सामने आए। सोमवार को दिल्ली में कोरोना के 1,061 नए मामले सामने आए, जबकि 13 मरीजों की मौत कोरोना से हुई।
इसके साथ ही सोमवार तक दिल्ली में कोरोना मरीजों का कुल आंकड़ा 1,62,000 के पार जा चुका है। मरने वालों की संख्या 4,313 हो गई है। लेकिन चिंता की बात यह है कि कई रिपोर्ट्स में यह सामने आया है कि अगस्त में कोरोना के रेट में बढ़ोतरी देखी जा रही है। पीएनबी घोटाले के आरोपी नीरव मोदी की पत्नी एमी, भाई नेहल और बहन पूर्वी के खिलाफ इंटरपोल ने रेड कॉर्नर नोटिस जारी किया है। भगोड़े नीरव की पत्नी पर भारत में मनी लॉन्ड्रिंग के तहत केस दर्ज है। एमी को आखिरी बार पिछले साल अमेरिका में देखा गया था। ईडी ने पिछले साल फरवरी में दायर की गई सप्लीमेंट्री चार्जशीट में एमी का नाम शामिल किया था। उन पर मनी लॉन्ड्रिंग के जरिए न्यूयॉर्क में 2 अपार्टमेंट्स खरीदकर फायदा लेने का आरोप है। यह अपार्टमेंट विदेश में सीज की गई 637 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी का हिस्सा है। बात करते हैं बाजार की। आज बाजार में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिला। कारोबार के दौरान कुछ समय के लिए बाजार लाल निशान में भी फिसल गए, लेकिन अंत में हरे निशान में बंद होने में कामयाब रहे। सेंसेक्स आज 45 अंक, निफ्टी 6 अंक चढ़कर बंद होने में कामयाब रहे। सरकारी बैंक इंडेक्स ने 1.25% तक की छलांग लगाई। प्राइवेट बैंक और फाइनेंस सर्विसेज इंडेक्स ने 1% तक की तेजी दिखाई। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स ने 2% तक का गोता लगाया। मेटल, फार्मा, एफएमसीजी और आईटी इंडेक्स भी गिरकर बंद हुए। आरबीआई ने अपनी सालाना रिपोर्ट में बैंकों के एनपीए को लेकर कड़ी चेतावनी दी है। आरबीआई ने कहा है कि कोरोना संकट के चलते एनपीए में भारी बढ़ोतरी हो सकती है। साथ ही आरबीआई ने यह भी कहा कि इकॉनमी के पटरी पर लौटने में अभी लंबा वक्त लग सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इकॉनमी में अगर ज्यादा दिक्कत हुई तो बैंकों का एनपीए 1.7 गुना तक बढ़ सकता है। आरबीआई ने कहा कि कोरोना संकट के कारण कंजम्पशन और इकॉनमी को भारी नुकसान हुआ है और इकॉनमी के पटरी पर लौटने में लंबा वक्त लग सकता है। रिपोर्ट में कहा गया है कि सरकार को रोजगार पैदा करने पर फोकस करना चाहिए। टाटा मोटर्स ने अगले 3 सालों में कुल कर्ज को 0 पर लाने का प्लान बनाया है। शेयर होल्डर्स मीटिंग में कंपनी के चेयरमैन एन चंद्रशेखरन ने ऐलान किया। उन्होंने कहा कि कंपनी कर्ज घटाने और प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में सुधार पर काम कर रही है। उन्होंने बताया कि कंपनी पर अभी नेट डेट जो है वो 48,000 करोड़ रुपए है। उन्होंने कहा कि अगले 3 सालों में नेट डेट को 0 पर लाने का लक्ष्य है। चंद्रशेखरन ने बताया कि इसके लिए कदम उठाने शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि कंपनी के नॉन कोर बिजनेस के अनलॉकिंग पर भी विचार किया जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिल्डर्स अगर फ्लैट की डिलीवरी यानी पोजीशन देने में देरी करता है तो उसे ग्राहकों को हर्जाना देना होगा। एक केस की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बिल्डर्स को हर्जाना देने का आदेश दिया। कोर्ट ने कहा कि बिल्डर को हर हाल में एग्रीमेंट का पालन जो है उसके प्लानिंग के साथ साथ उसका पालन भी करना होगा। एग्रीमेंट के हिसाब से पोजीशन में देरी होने पर बिल्डर्स को 5 रुपए प्रतिमाह प्रति वर्ग फुट की दर से जुर्माना देना होता है। कोर्ट ने बेंगलुरु के डीएलएफ, सदर्न होम्स और एनाबेल बिल्डर्स और डेवलपर्स को यह भुगतान करने का आदेश दिया है। सरकार भारत में सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए इंसेंटिव देने पर विचार कर रही है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक इसे लेकर जल्द ही हाई लेवल पैनल का गठन किया जाएगा। सूत्रों के मुताबिक सोलर कार मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए सब्सिडी और सस्ते लोन के साथ ही टैक्स छूट जैसी इंसेंटिव पर भी विचार हो रहा है। इसे लेकर वित्त मंत्रालय, बिजली मंत्रालय और भारी उद्योग मंत्रालय काम कर रहे हैं। सरकार डेयरी प्रोडक्ट और प्लांट प्रोडक्ट के कंफ्यूजन को खत्म करने की तैयारी में जुट गई है। फूड रेगुलेटर एफएसएसएआई ने एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जारी किया है जिसके तहत सोया मिल्क से मिल्क शब्द हटाना होगा क्योंकि ये एक प्लांट बेस्ड प्रोडक्ट है। दरअसल मिल्क शब्द से आम कंज्यूमर को कंफ्यूजन होता है कि ये डेयरी प्रोडक्ट है। अगर कानून बन गया तो सिर्फ उन्हीं प्रोडक्ट्स में मिल्क शब्द का इस्तेमाल हो पाएगा जिनमें डेयरी प्रोडक्ट का इस्तेमाल होता।
दवा कंपनियों के खिलाफ शिकायतों की सुनवाई को लेकर सरकार ने उन्हें कड़ी हिदायत दी है। सूत्रों के मुताबिक सरकार ने दवा कंपनियों से कहा है कि शिकायतों की जांच के लिए पुख्ता व्यवस्था की जाए। सरकार ने फिलहाल यूनिफॉर्म कोड ऑफ फार्मास्यूटिकल मार्केटिंग प्रैक्टिसेस को जरूरी करने की जगह कंपनियों से कहा है कि वो खुद ही मिलकर शिकायतों को निपटाएं। शुक्रवार को फार्मा सेक्रेटरी के साथ दवा कंपनियों के संगठनों की बैठक थी, जिसमें यह मुद्दा उठा। बैठक के दौरान कोरोना के इलाज में इस्तेमाल हो रही दवाइयों की कालाबाजारी का मुद्दा भी उठा। मुंबई के आइकॉनिक रेलवे स्टेशन सीएसटी के रीडेवलपमेंट का प्लान तैयार हो गया है। जी बिजनेस की एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक सरकार इस पर 1642 करोड़ रुपए खर्च करेगी। सूत्रों के मुताबिक रीडेवलपमेंट के लिए बिडिंग प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है और पहली प्री बिड मीटिंग 22 सितंबर को होगी। सूत्रों का कहना है कि पहली बार किसी स्टेशन के रीडेवलपमेंट में फंडिंग एजेंसियां भी शामिल होंगी। इसे लेकर IRSDC की नेशनल फंडिंग एजेंसी NIIF के साथ चर्चा हो रही है। सरकार की L&T, टाटा कंस्ट्रक्शन जैसी दिग्गज इंफ्रा कंपनियों के साथ भी बातचीत चल रही है। कोरोना संकट ने सैलरी इंक्रीमेंट पर भी असर डाला है। एक सर्वे के मुताबिक 2020 में सैलरी में औसत इंक्रीमेंट घटकर 3.6% रह गई है, जबकि 2019 में कर्मचारियों की औसत सैलरी 8.6% बढ़ी थी। इस रिपोर्ट को डेलॉयट टच तोमात्सु इंडिया ने तैयार किया है। इस सर्वे के मुताबिक 10 में से सिर्फ 4 कंपनियों ने 2020 में इंक्रीमेंट दिया है। सर्वे के मुताबिक 33% कंपनियों ने इस साल कोई इंक्रीमेंट नहीं करने का फैसला किया। सर्वे के मुताबिक 2020 में किसी तरह में सेक्टर में डबल डिजिट इंक्रीमेंट नहीं हुआ है। सबसे ज्यादा वेतन में बढ़ोतरी लाइफ साइंसेज सेक्टर में हुई है, जबकि मैन्युफैक्चरिंग और सर्विसेज सेक्टर में सबसे कम रही। महाराष्ट्र के रायगढ़ में 5 मंजिला इमारत ढहने से जो हादसा पेश आया, उसमें चमत्कार हुआ है। रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान 5 साल के बच्चे को मलबे से जिंदा निकाला गया। NDRF के डिप्टी कमांडर ने कहा कि बच्चे की तबीयत ठीक है और पूरी तरह से स्वस्थ है। बता दें कि कल महाराष्ट्र के रायगढ़ में बिल्डिंग हादसा हुआ। यहां एक 5 मंजिला इमारत अचानक भरभरा कर गिर गई। हादसे में अब तक 1 की मौत हुई है, जबकि 16 से ज्यादा लोगों के मलबे में फंसे होने की आशंका है। 5 मंजिला इस बिल्डिंग में 41 फ्लैट थे, जिसमें 80 लोग रहते थे। 60 लोग पूरी तरह सुरक्षित हैं। चुनावी माहौल के बीच बिहार की राजनीति में काफी हलचल नजर आ रही है। अब राष्ट्रीय जनता दल के वरिष्ठ नेता और पूर्व केंद्रीय मंत्री रघुवंश प्रसाद सिंह को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं कि वो आने वाले वक्त में जनता दल यूनाइटेड का दामन थाम सकते हैं। रघुवंश प्रसाद सिंह RJD से नाराज हैं और इसी कारण उन्होंने जून में पार्टी के उपाध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था। रघुवंश को मनाने की तमाम कोशिशें अब फेल नजर आ रही हैं। IIT बॉम्बे ने अनोखे तरीके से अपना 58वां वार्षिक दीक्षांत समारोह आयोजित किया। संस्थान में इस बार वर्चुअल मोड में छात्रों को डिग्री दी गई। IIT बॉम्बे की इस अनोखी पहल की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तारीफ की है। PM नरेंद्र मोदी ने कहा कि परंपरा और तकनीक का अद्भुत मिश्रण। IIT बॉम्बे महान प्रयास से एक दिलचस्प दीक्षांत समारोह का आयोजन किया। 2020 की कक्षा के लिए बधाई। उत्तर प्रदेश में लगातार बढ़ती आपराधिक घटनाओं के बीच बहुजन समाज पार्टी की प्रमुख और पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने योगी सरकार पर निशाना साधा है। मायावती ने कहा कि उत्तर प्रदेश में कोरोना महामारी काल में भी अपराध थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। लोकतंत्र का चौथा स्तंभ माने जाने वाले मीडिया जगत के लोगों को भी आए दिन हमला किया जा रहा है, उन पर उनकी हत्याएं हो रही हैं। बलिया में हुई पत्रकार की हत्या इसका ताजा उदाहरण है। राजस्थान में बहुजन समाज पार्टी के 6 विधायकों के कांग्रेस में विलय के मामले में राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुनाया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने कहा है कि विधानसभा के अध्यक्ष CP जोशी इस मामले का निस्तारण करें। फिलहाल कांग्रेस के अंदर झगड़ा शांत हो गया है, तो इस मामले को भी एक तरह से बिना फैसले दिए हुए भविष्य के लिए खुला रखा गया है, ताकि अगले विधानसभा और आगे विधानसभा अध्यक्ष के फैसले पर राजस्थान हाईकोर्ट सुनवाई आगे कर सकता है। सुशांत केस में फॉरेंसिक टीम के सबूतों और CBI टीम की तरफ से दर्ज किए जा रहे बयानों में अंतर आ रहा है।
सीबीआई की टीम ने सुशांत के फ्लैटमेट सिद्धार्थ पिठानी और कुक नीरज से 11 घंटे पूछताछ की है। बता दें कि सुशांत केस में सिद्धार्थ पिठानी का बयान सबसे अहम माना जा रहा है। पिठानी से पिछले 3 दिनों से सीबीआई लगातार पूछताछ कर रही है और कहा जा रहा है कि रिया को लेकर सिद्धार्थ ने कुछ बड़े खुलासे सीबीआई के सामने किए हैं। आमिर खान के हालिया तुर्की दौरे को लेकर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने निशाना साधा है। आरएसएस के मुखपत्र पांचजन्य में आमिर खान को लेकर एक आर्टिकल लिखा गया है, जिसमें कहा गया है कि आमिर खान ने तुर्की जाकर भारतवासियों की भावनाओं को ठेंगा दिखा दिया। बता दें कि आमिर खान अपने आने वाली फिल्म लाल सिंह चड्ढा की शूटिंग के लिए तुर्की में है और इस लेख में लिखा गया है कि एक तरफ तो आमिर खुद को सेक्युलर कहते हैं, पर दूसरी तरफ इजराइल के प्रधानमंत्री के भारत आने पर उनसे मिलने से मना कर देते हैं। वरुण धवन जल्दी कॉमेडी फिल्म की शूटिंग शुरू करेंगे। स्त्री बनाने वाले डायरेक्टर अमर कौशिक की कॉमेडी फिल्म भेड़िया के लिए वरुण को साइन किया गया है। इससे पहले मई में वरुण श्रीराम राघवन के अरुण खेत्रपाल की बायोपिक करने वाले थे, लेकिन शूट टलने के कारण वो बाकी प्रोजेक्ट्स पर फोकस कर रहे हैं। इस कॉमेडी फिल्म को नीरेन भट्ट ने लिखा है, जिन्होंने पिछले साल बाला जैसी सुपरहिट फिल्में लिखी थी। इमरान हाशमी आजकल एक्सपेरिमेंट्स के मूड में हैं और बार्ड ऑफ ब्लड में मिली वाहवाही के बाद इमरान ने एक कॉमेडी फिल्म साइन की है। इस फिल्म का नाम रखा गया है सब फर्स्ट क्लास है। इस फिल्म से डायरेक्शन में कदम रख रहे हैं बलविंदर सिंह जंजुआ और इससे पहले सांड की आंख और मुबारका जैसी फिल्म इन्होंने लिखी हुई हैं। हाल ही में इमरान ने गैंगस्टर ड्रामा मुंबई सागा की भी शूटिंग पूरी की है। पूर्व भारतीय ऑलराउंडर इरफान पठान ने कप्तान कोहली को लेकर बड़ा दावा किया है। उनका मानना है कि मौजूदा दौर में विराट कोहली ही सचिन तेंदुलकर के 100 इंटरनेशनल शतकों का रिकॉर्ड तोड़ सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोहली में ये रिकॉर्ड तोड़ने की काबिलियत है और फिटनेस दोनों है। बता दें कि सचिन ने मार्च 2012 में एशिया कप के एक मुकाबले में बांग्लादेश के खिलाफ अपना 100वां इंटरनेशनल शतक पूरा किया था। दिल्ली कैपिटल्स ने ऑस्ट्रेलिया के पूर्व तेज गेंदबाज रेयान हैरिस को इस आईपीएल सीजन के लिए अपना गेंदबाजी कोच नियुक्त किया है। रेयान हैरिस इससे पहले आईपीएल में किंग्स 11 पंजाब के कोच रह चुके हैं। उन्हें जेम्स होप्स की जगह दिल्ली कैपिटल्स का बॉलिंग कोच बनाया गया है। जेम्स ने निजी वजहों से आईपीएल से अपना नाम वापस ले लिया था। भारतीय क्रिकेट टीम के तेज गेंदबाज ईशांत शर्मा ने अर्जुन अवार्ड मिलने पर बड़ी प्रतिक्रिया दी है। ईशांत शर्मा ने कहा है कि उन्हें यह अवार्ड पाकर बेहद खुशी हो रही है, लेकिन उनसे ज्यादा उनकी पत्नी इस अवार्ड की हकदार हैं। ईशांत के मुताबिक उनकी पत्नी ने हमेशा उन पर भरोसा जाहिर किया, जिससे वो बेहतर करते रहे और उनकी पत्नी ने उनसे कहा था कि एक दिन उन्हें अर्जुन अवार्ड जरूर मिलेगा। श्रीलंका के खिलाड़ी थरंगा परनावितना ने प्रोफेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है। 20 साल तक क्रिकेट खेलने के बाद श्रीलंका के सलामी बल्लेबाज ने खेल को अलविदा कहने का फैसला किया। ओपनर के अलावा थरंगा ने मिडिल ऑर्डर में भी टीम को मजबूती दी थी। बता दें कि लगातार बेहतर नहीं खेल पाने की वजह से उन्हें टीम से बाहर भी होना पड़ा और 2012 में उन्होंने अपना अंतिम टेस्ट मैच खेला था। ब्राजील की पराग्वे कोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट मामले में ब्राजील के पूर्व फुटबॉलर रोनाल्डिनो को 5 महीने हिरासत में रखने के बाद रिहा कर दिया है। जज ने इस मामले में रोनाल्डिनो के भाई रॉबर्टो डी आसिस को भी हिरासत से छोड़ने का आदेश दिया है। दोनों बीते 4 महीने से एक होटल में हाउस अरेस्ट में थे और इन दोनों भाइयों के जुर्माने के तौर पर 2 लाख US$ यानी करीब 1.5 करोड़ रुपए इन दोनों भाइयों को भरने होंगे। इसी के साथ ये था आज का बुलेटिन। इजाजत दें, नमस्कार।